Welcome once again to this बैठक। आई थिंक ये शायद छठी है ना, हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं। और शुरू में मैंने डिसाइड किया था, आप लोगों से जो तय हुआ था कि हम लोग सिर्फ जो डील करेंगे वो औरंगज़ेब और मराठास करके। That is what we had decided when we had met in the last बैठक. But then other things started happening. For example, soon after whatever was being said about Sambhaji and that movie, then came up another story which was regarding Rana Sangram Singh and Babur. So then I thought that why should we not talk about all three of them together, with the Mughals in the center, and then look at what was actually happening between Rajputs and the Mughals, and ultimately Aurangzeb का time आते आते then we hear about the Maratha conundrum which is happening. Now in the recent years आपने सबने सुन रखा होगा जिस टाइप से स्टोरीज़ हैं, या आज से तकरीबन 2 साल पहले एक कहानी उड़ाई गई थी जिसके अंदर जो आमेर की जो वो हैं प्रिंसेस दया, प्रिंसेस दया कुछ करके नाम है उनका, दया कुमारी, जो इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं राजस्थान की बीजेपी सरकार की, उन्होंने भी ये बात कही थी कि साहब जो ताजमहल है वो कब्ज़ाई हुई ज़मीन पे है और हमारी ज़मीन थी और हमको दबा के हमसे ज़बरदस्ती उसको लेके वो बनाया गया। तो ये कहानी डेवलप आज से नहीं, ये कई साल से एक ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे राजपूत और मुग़ल ये कोई आमने सामने एक दूसरे के रहे हों। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आप अच्छी तरह जानते हैं कि हकीकत क्या थी। आप में से कुछ लोग तो मिडिवल इंडिया के स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ मुझे नहीं याद कि मैंने उनको पढ़ाया है, शायद दे आर फ्रॉम मॉडर्न और सम अदर फील्ड। सो लेट मी टेल यू कि राजपूतों की सिर्फ एंट्री नहीं थी मुग़ल कोर्ट में, बल्कि दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। और मुग़ल एम्पायर में जो राजपूतों का रोल था वो वही रोल था जो मुग़ल स्टेट का रोल। यानी अकबर ने अपने ज़माने में एक कॉस्मोपॉलिटन नोबिलिटी तैयार की थी जिसके अंदर तकरीबन हर मज़हब, हर कास्ट और हर इलाके के लोग शामिल थे, लेकिन मोटे मोटे एतबार से तकरीबन उसमें 3 बड़े बड़े हिस्से थे, तुरानी, ईरानी और राजपूत। यानी अगर आप गैर मुस्लिम हैं और राजपूत नहीं हैं तब भी आप आते थे, बहुत से थे, लेकिन क्योंकि एक चंक बड़े बड़े ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, और ये तीनों का जो एक तरीके से उनका जो शेयर था वो एक दूसरे के बराबर बराबर था, ताकि अगर किसी एक को ये एहसास ना हो कि उसके पास ज़्यादा है इसके पास कम है। इन अदर वर्ड्स, जो टैक्सेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो स्टेट की तरफ से काम कर रहे हैं, उसमें वो ईरानी भी हैं, वो राजपूत भी हैं, है ना। तो जितना उस पीरियड में, यानी अकबर के पीरियड से मुग़ल एम्पायर का जो भी रोल रहा है, जो भी आपके जहन में
मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुग़लों की बड़ी तारीफ़ कीजिए, जो भी आपके जहन में उनका इमेज है, बस वही इमेज उस वक्त के राजपूतों का था, क्योंकि बराबर के उस पूरे उसमें उनकी शमूलियत थी, पूरे वो शामिल थे उसमें। नहीं, रिमेंबर दिस, मराठों का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि मराठाज जो मुग़ल एम्पायर के पार्ट बने वो तकरीबन औरंगज़ेब के पीरियड में बने, यानी पूरा अकबर का दौर, पूरा जहांगीर का दौर, शाहजहां का दौर, यहाँ तक के औरंगज़ेब का पहला हिस्सा, यानी तकरीबन 1680 तक, यानी जिस सन में औरंगज़ेब दक्कन में इंटर किए हैं उससे पहले का, उस वक़्त तक जो मुग़ल नोबिलिटी है उसमें राजपूत हैं, तुरानी है, ईरानी है ना। और इट वाज ओनली आफ्टर 1680 जब औरंगज़ेब ख़ुद दक्कन में इंटर कर गए, तब से फिर वहाँ के लोगों का उसमें आना जाना, उसमें शामिल होना लार्ज स्केल पे शुरू हो गया था। इससे पहले भी थे, लेकिन एक दो के एतबार से, लेकिन अब एक तरीके से एज अ बिग ग्रुप। और मैं आपसे, जो लोग हिस्ट्री के भी स्टूडेंट नहीं हैं या मिडिवल के स्टूडेंट नहीं हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रा सा अगर किसी वक्त टाइम मिले, और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, एम अथर अली, उनकी जो मुग़ल नोबिलिटी पे जो वर्क है आप उसको देख लें। उन्होंने टेबल्स और चार्ट्स देके पूरा समझाया है कि किस दौर में, किस डिकेड में किस क़िमाश के लोग मुग़ल नोबिलिटी में शामिल रहे हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट आज की जो हम लोगों का डिस्कशन है। लेट अस स्टार्ट विद द राजपूत्स। मैंने अभी आपको बताया कि वो बराबर के शामिल हैं, लेकिन अब ज़रा सा इसकी वजाहत की जाए कि कौन हैं वो राजपूत जो मुग़ल एम्पायर के पार्ट एंड पार्सल बन के आते हैं। सबसे पहले तो वही जिक्र होता है राणा संग्राम सिंह का। आपको ये भी याद दिलाता चलूँ, जाहिर है कि एक बैठक में हम लोग बहुत डिटेल में हर चीज़ पे नहीं जा सकते, है ना। अगर हम सिर्फ राणा संग्राम सिंह और बाबर की डिटेल में जाने लगे तो हमारा 1 घंटा पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि अभी पिछले 10-12 दिन के अंदर 2-3 वीडियोज़ आए हैं मेरे, जो अलग अलग जर्नल्स ने या अखबारों ने या इन्होंने जो तैयार किए हैं और जिन्होंने इंटरव्यूज़ लेके किए हैं, आप उसे देख लीजिए। या एक इंडिया टुडे का एक राइट अप जो आया है उसे आप अगर देख लें, आपको फिर डिटेल में यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबर कौन है? क्या जो आजकल कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए कि एक बहुत ही मामूली से हारे हुए छोटे से शहजादे थे, जिनको जब हिंदुस्तान आए तो कोई जगह नहीं थी उनके जाने की, मजबूरी में लूट मार करने के लिए वो हिंदुस्तान की तरफ आ गए थे। ये एक आजकल बिल्डअप किया जा रहा है। एक सज्जन है जो इत्तेफाक से मुझे बड़ी मतलब शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि वो इसी डिपार्टमेंट के निकले हुए हैं, और यहाँ के वो चेयरमैन भी रहे और हम लोगों के दोस्त भी थे। उनका अभी एक आया जिसमें उन्होंने कहा कि असल में राणा सांगा को ज़रूरत नहीं थी, बाबर को ज़रूरत थी कि यहाँ कोई सपोर्ट मिल जाए, जिसकी वजह से बाबर ने लिखा राणा सांगा को कि मेरी मदद कर दो। राणा सांगा ने तैयार होगा कि चलो कर देंगे, और बाद में नहीं समझ में आया कि नहीं होती तो नहीं। ये एक हिस्ट्री के प्रोफेसर जो सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी में रहे हैं, अभी उनका ये आया, तो इसलिए मुझे मजबूर होके
ये आपके सामने बहुत खुले अंदाज में ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि असलियत को ज़रा सा आप देखने की कोशिश करें। बाबर कौन है? 5वीं पुश्त है उसकी तैमूर से। ही इज़ 5th in generation to Taimur, one of the greatest conquerors. Tamerlane जिसको आप कहते हैं। माँ की तरफ से वो ट्रेस करता है अपने को चंगेज़ खान से, और 15वीं पुश्त है। अब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि 15वीं पुश्त से क्या मुराद है, बस ये समझ लीजिए कि जो काशगर का रूलर था वो इनका नाना था। और खुरासान, ईरान और सेंट्रल एशिया में जो बड़ी बड़ी हुकूमतें रही थीं वो इनका दादी हाल था। जाहिर है कि ये खुद फरगना के थे। हमारे आपके जहन में भी फरगना ऐसा लगता है जैसे अलीगढ़ का एक कोना हाथरस रहा होगा, छोटा सा। अंदीजान और फरगना सबसे ज़रखेज़ इलाका है उस एरिया का। जाहिर है कि वो जो हिंदुस्तान की जो ज़रखेज़ियत थी वो तो नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि उस सेंट्रल एशिया में बर्फ़ीली पहाड़ियों के बीच में जहाँ चारों तरफ से हिंदू कुश और दूसरे पहाड़ों ने घेरा हुआ हो, वहाँ के ऊपर एक वैली है और काफ़ी ल्यूक्रेटिव वैली है, उसका शहज़ादा है। और जिस वक़्त वो हिंदुस्तान आ रहा है, बाबर जब हिंदुस्तान आता है तो वो उस छोटे से फरगना का रूलर बन के नहीं आता है। ही इज़ कमिंग हेयर एज द किंग ऑफ काबुल, जिसे आप अफ़गानिस्तान कहते हैं, उसका रूलर है वो, और वहाँ से वो आ रहा है। तो और जिस वक्त वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा है, 1518-19, पहली जंग जिसमें बहुत बड़ी कामयाबी बाबर को मिली वो 1519 है, बैटल ऑफ बाजौर, जहाँ पहली बार इसने तोपों का इस्तेमाल किया है। और बताता है कि जब मैंने अपनी तोपों को चलाया है तो बाजौरी जो थे, हिंदुस्तानी जो थे उस इलाके के, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। और उसके बाद फिर 1525 में बाकायदा से पंजाब की तरफ जो लोधी एम्पायर है उधर उसका हमला होता है। यानी जिस वक्त तक वो अब यहाँ आ रहा है, ही इज़ क्वाइट अ सक्सेसफुल पर्सन। मान भी लेते हैं कि फरगना बहुत छोटी जगह थी, कुछ उसकी पावर नहीं थी। जाहिर है कि उस वक़्त पॉलिटिकल पावर इन लोगों की बड़ी कम थी, नाम बहुत था, मान लेते हैं कि बहुत छोटा सा था। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान पर कदम रख रहा है उस वक़्त वो एक बहुत बड़े इलाके का वाली बन के आ रहा है और कई जंगों को जीत के आ रहा है। उज़्बेक्स को ये हरा चुका है। सफाविद एम्पायर का जिसने इस्टेब्लिश किया है वो इसके साथ में है एक तरीके से, चारों तरफ उसने इसको। और उस ज़माने में एक ये समझा जाता था कि अगर समरकंद पे अगर किसी का रूल है, 3 बार समरकंद को ये कॉन्कर कर चुका है, बड़ा नाम है इस आदमी का। तो छोटा मोटा आदमी नहीं है। जिस वक़्त लोधी एम्पायर की तरफ बढ़ता है तो शुरू में बाजौर की जंग तक अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया है कि वो वाकई आएगा कि नहीं आएगा। अभी उसको पूरा इरादा हिंदुस्तान में आने का नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक जंग जो बहुत अहम है उसे जीत चुका है। राइट। ऐसे वक्त में एक लोधी एम्पायर का एक गवर्नर जो लाहौर का है वो इसको अप्रोच करता है और कहता है कि अगर आप आके हमारी मदद कर दें
इब्राहिम लोदी को हटा देने की, तो हम आपके लिए पंजाब का रास्ता खोलने को तैयार हैं। सो व्हाट हैपेंस इज दैट लोदी एम्पायर का ही एक नोबल जो इब्राहिम लोदी का गवर्नर है, वो और उसके आसपास वाले दौलत खां और उसका चचा अलाउद्दीन खां लोदी, ये इनसे एक ट्रीटी होती है। तो अगर अच्छा, जो रिकॉर्डेड है, चारों तरफ रिकॉर्डेड है, अगर खुद बहुत बड़ा नाम वाला है, अगर खुद एक पावर की पोजीशन से आ रहा है, लोकल जो रूलर है जिसके खिलाफ आ रहा है, वहाँ का गवर्नर और उसके और दूसरे इम्पोर्टेंट नोबल्स उसका साथ दे रहे हैं, तब इसको और क्या ज़रूरत है? देयर इज़ नो नीड फॉर हिम। लेकिन ऐसे वक्त में एक और लेटर जाता है, एक एलची जाता है, एक उसका एम्बेसडर जाता है हिंदुस्तान वालों का। वो है राणा संग्राम सिंह का एक आदमी जो प्रपोजल लेके जाता है। इत्तेफाक से अब ये हमारी आपकी बदनसीबी है कि जो बाबरनामा जो टेक्स्ट है, जिसमें मोस्टली हमें इस दौर की, इस पूरे सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, वो बाबर ने एक्चुअली शुरू में अपनी ज़ुबान तुर्की में डायरी के फॉर्म में लिखा था। जैसे हम आप डायरी लिखे, हमने कुछ ले लिया और नोट कर लिया कि भाई आज 4:30 बजे बैठक हुई थी, है ना। अब इस बैठक में डिटेल तो अगर डायरी हम लिख रहे हैं तो उसमें हद से हद आप पे से चंद लोगों का नाम जिसका याद होगा वो लिख देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या अगर पहली बार बैठक पे कोई चीज़ हो रही होगी तो उसको मेंशन कर देंगे कि आज की बैठक में ये हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। जब हिंदुस्तान का ये बादशाह बन गया, आखिरी के इसकी उम्र के 3 साल, 26 में आया और 1530 में मर गया, है ना। अगर ईयर वाइज चलें तो 4 साल, लेकिन जनवरी में नहीं आया था और दिसंबर में नहीं मरा था, तो 3 साढ़े 3 साल का वक्फा है जो हिंदुस्तान में इसका गुजरता है। और उस पीरियड में बादशाह बनने के बाद उस वक़्त इसको ये ख़याल आया कि अपनी डायरी को मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कन्वर्ट कर दूँ, उसकी बेसिस पे अब उसको फॉर्म को चेंज करूँ और पूरा लिखूँ। और जब वो लिख रहा था तो जाहिर है कि पूरे पोर्शंस वो कवर नहीं कर पाया, जंगें भी लड़नी है, दूसरे काम भी करने हैं, उस बीच बीच में लिखना भी है। और उस दौर में जो और भी वाक़यात हैं, मसलन एक बार ये लिखता है कि जिस वक़्त फ़तेहपुर सीकरी जो आज कहलाती है, जहाँ के ऊपर खनवा की जंग राणा सांगा से हुई थी, वहाँ पे एक लेक हुआ करती थी जहाँ इन्होंने बाबर ने अपना कैंप साइट बनाया था और वहीं पे जीतने के बाद अपने कुछ चीज़ें तामीर करवाई थी। ये लिखता है कि वहीं बैठ के एक रात को मैं अपने बाबरनामा को, अपने अहवाल को लिख रहा था कि तूफ़ान आ गया, और इतना तेज़ तूफ़ान आया कि जो छतगिरी वगैरह, जो तंबू कनात जिसके नीचे बैठे हुए थे ये, वो सब हवा में, पानी में उड़ गया। और ऐसे उड़ गया कि इसके जो पन्ने थे जो लिख रहा था वो हवा में उड़ के, बरसात में उड़ के तालाब के अंदर बिखर गए। और लिखता है फिर दूसरे दिन जितने मैं जमा कर सकता था मैंने जमा किए। ये एक वाक़या इसने लिखा है, लेकिन इस टाइप के और वाक़े भी हुए होंगे। अगर एक ही को मान लें तो ये समझ में आ रहा है कि जब अगर बड़े से तालाब में या लेक में पन्ने सारे तो नहीं इकट्ठे कर पाया होगा, कुछ खोए। तो इसीलिए जो बाबरनामा जो अकबर के दौर में तुर्की से फ़ारसी में ट्रांसलेट किया गया था, जो मौजूद है या जो तुर्की का मौजूद है, उसमें बहुत सारे गैप्स हैं।
बीच बीच में पन्ने मिसिंग है, इंफॉर्मेशन मिसिंग है। 1519 में बाजौर हुई थी, उसका तस्करा है। यहाँ तक आया कि गवर्नर, जो लोधी गवर्नर है, उसने अपनी एम्बेसी भेजी और 1520 से लेके और 25 तक, यानी 25 वो है कि जब ये अब पानीपत के लिए बढ़ रहे हैं, ये इतने बीच में ये 5 साल का अचानक गैप हो जाता है। इसके अंदर जिक्र नहीं मिलता कि क्या हुआ था, क्योंकि पेज ही नहीं है ना। बैटल ऑफ खनवा जब होती है, यानी 1527 में, और ये पानीपत के बाद होती है। पानीपत की जंग 1526 में हुई थी। जब 26 और 27 के बीच में अब खनवा की जंग होने वाली है, मैदान सज रहा है, बाबर ने डिसाइड कर लिया है कि सीकरी के जो गोलाबी है, लेक है, उसके पास पड़ाव डाल के यहीं खनवा के मैदान में जंग की जाएगी, है ना। और उसको इत्तलाएं दी जा रही हैं कि राणा सांगा इतनी फ़ौज के साथ आ रहा है, इतनी फ़ौज के साथ आ रहा है। उस वक्त बाबरनामा में वो ये लिखता है कि बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस आदमी ने मुझे ख़त दे के बुलाया था पानीपत में, तो वो गायब रहा। उसने कहा था दिल्ली पे हमला करो, इधर से हम आ जाएंगे मदद के लिए। उस वक्त तो वो आया नहीं, आज मेरे खिलाफ जंग करने के लिए आ रहा है। इस क्लेम में जो बाबर ने लिखा, कोई हमें वजह नहीं है कि ये समझें कि अपने बड़ाई में लिखा या किसी और वजह। ये तो एक पासिंग रेफरेंस है। लोगों ने कहा बाबर ने ये नहीं लिखा किस वक्त था, कि क्या क्या एग्रीमेंट, ट्रीटी जो हुई थी उसकी डिटेल क्या थी। ये बताइए कि कितनी जंगों की ट्रीटी की डिटेल हिस्ट्री के किताबों में नोटेड होती है। कितनों की जो छोटी छोटी इस टाइप के जो लोग आके मिलते हैं, कितनों की डिटेल नोट होती है। नंबर 1। नंबर 2, ये कहा जाता है कि बाबर ने यहाँ के ऊपर जो क्लेम किया था, इसके अलावा कोई हमें ये बात बताता ही नहीं है। बाबर का एक कज़न है जिसने सेंट्रल एशिया पे एक किताब लिखी है, बाबर का कंटेम्प्रेरी है। क्या नाम है उसका? मिर्ज़ा हैदर दौलत, बड़ा फेमस राइटर है। और अगर सेंट्रल एशिया के बारे में, यानी जिस वक्त अभी अमेरिकन वॉर हुई अफ़गानिस्तान में, तो तोरा बोरा की पहाड़ियाँ और सबको समझने के लिए मिर्ज़ा हैदर दौलत का अकाउंट पढ़ा जाता था कि इसमें डिटेल मिलेगी किस टाइप की टोपोग्राफी है। पूरा उसने डील किया है। बड़ा ऑथेंटिक अकाउंट है। उसमें वो लिखता है कि हाँ, राणा सांगा का एक एम्बेसडर ये प्रपोज़ल लेके आया था। कुछ राजस्थान के अपने हिस्टोरियंस गुजरे हैं, उनमें से एक ने ये दावा किया कि एक्चुअली हमारे किसी उसमें सोर्स में राणा सांगा का ये जो लेटर है जो लिखा था वो कहीं नहीं हमें मिलता, बल्कि हमें इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि बाबर ने अपना एलची इनके पास भेजा था, जिसको हमारे प्रोफेसर साहब ने रिपीट किया। अव्वल तो ये कि जब आप किसी और की बात रिपीट कर रहे हैं तो उसका नाम लेके कहिए कि कौन से हिस्टोरियन ने। आप, मैं अपना काम अगर करूँगा तो मैं बताऊँगा भाई मेरी रिसर्च है। इरफान हबीब अगर काम किया होगा और आपके सामने ऐसा सीना ठोक करके बयान करूँ जैसे मेरा काम है, तो ये गलत बात है। ये एक राजपूताना के हिस्टोरियन ने ये दावा किया कि हमारे राजपूताना के फला फला, मैं नाम नहीं याद इस वक्त उस सोर्स का, कि उसमें ये आया है कि नहीं बाबर का एलची आया था। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में 1950s में एक दूसरे हिस्टोरियन ने ये लिखा कि जिस
सोर्स का ये राजपूताना हिस्ट्री के एक्सपर्ट जिसको साइट कर रहे थे वो एक्चुअली हिस्टोरिकल वर्क है ही नहीं, वो एक बार्डिक लिटरेचर है। व्हाट इज़ बार्डिक लिटरेचर? एनी लिटरेचर जो अपनी तारीफ में लिखवाया जाए, कसीदे ख्वानी, अब उसमें जो भी आप, और वो भी 16th सेंचुरी का बात का है। इनके इस वाक़े को गुज़रने के तकरीबन 100-150 साल बाद लिखा गया था, लेट 16th-17th सेंचुरी का। तो कोई उसका वो नहीं पड़ता। बहरहाल रिसेंटली एक और बड़ी पॉपुलर चीज़ जो सब ने आपने सुनी होगी, एक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। उसमें ये बताया जाता है कि रक्षाबंधन और हुमायूं, एक रानी थी जिनका नाम था कर्णावती, उन्होंने हुमायूं को ये लिखा था कि हम पे एक अटैक हो रहा है तो हमारी मदद कीजिए, क्योंकि राखी बांधना मतलब होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो राखी भेजी थी कि यू हेल्प अस। डिटेल नहीं बताई जाती कि कर्णावती थी कौन, राणा सांगा की विधवा, दी विडो ऑफ राणा सांगा, हु इज राइटिंग दिस लेटर टू हुमायूं। मान लेते हैं, जैसा अच्छे खासे हिस्टोरियन से ख्याल है कि इसका कोई प्रमाण नहीं, देयर इज़ नो प्रूफ, दिस इज़ अ लेजेंड which is repeated again and again from very early times, but there is no proof that it actually happened. मैं भी मानता हूँ कि जब तक किसी चीज़ का कोई एविडेंस ना आपके पास आए, प्राइमरी सोर्स में मेंशन ना हो, तो आप उसको मान नहीं सकते। लेकिन इतना तो मानेंगे कि इम्प्रेशन मुग़लों का इन राजपूतों में था क्या, कि अगर मनगढ़ंत कहानी भी बता रहे हैं, गढ़ी भी जा रही है, तो किस टाइप की गढ़ी जा रही है? क्लैश तो नहीं दिखाया जा रहा है, दोस्ती दिखाई जा रही है। और जो इंसिडेंट बताया जा रहा है वो इंसिडेंट हुआ, बहादुर शाह एक रूलर था जो पानीपत के मैदान में बाबर के ख़िलाफ़ इब्राहिम लोदी की फ़ौज में लड़ा था, हार गया था, और गुजरात के रूलरशिप से हारने के बाद उसके भाई ने कब्ज़ा कर लिया था। दोबारा वो बादशाह 1530 में बना था, इधर हुमायूं बने थे, उधर बहादुर शाह दोबारा बादशाह बना था गुजरात का। और उसने मेवाड़ के ऊपर हमला किया था, ये भी हिस्ट्री में दर्ज है। उस वाक़े का जिक्र, तो जो वाक़या बताया जाता है वो हिस्टोरिकल है, नेम्स जो लिए जाते हैं वो हिस्टोरिकल है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई नहीं भी है तो एक फेथ ज़रूर दिखाई दे रही है कि उस पीरियड में मुग़लों को किस अंदाज में राजपूत एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली राणा सांगा के, राणा संग्राम सिंह के ज़रा सा एक थोड़ा सा उनके वंशजों को भी देखते चलें। इनके सबसे जो मशहूर गुज़रे इनके पूर्वज राणा कुंभा, 1433 से 68 उन्होंने रूल किया, और उनको उनके बेटे राणा उदय सिंह ने मार डाला। औरंगज़ेब पहले नहीं है। बर्बरियत सिर्फ मुग़लों में नहीं है। राणा कुंभा भी जो मारे गए वो अपने बेटे के हाथ मारे गए।
लेकिन राणा उदय सिंह जो मेवाड़ के रूलर बने, 5 साल के बाद उनके अपने भाई से जंग हुई और भाई ने उनको हरा दिया। तो अब ये मत पूछिएगा कि हर मुग़ल जो शहज़ादा था वो दूसरे शहज़ादे से क्यों लड़ता था, यही तरीक़ा था। न ये गलत थे न वो गलत थे, बादशाहत ऐसे ही चलती है। तो जो राणा उदय सिंह थे उनको उनके भाई ने उनको हरा के राणा रायमल ने वो राणा बन गए थे। उनके बेटे थे राणा सांगा। राणा सांगा के वेलर जो बताया जाता है, उनके बारे में जो बताया जाता है कि उनके 3 बड़े बड़े घाव थे, इंजरीज थी उनको। एक आँख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और लंगड़ा के चलते थे। और ऐसा किया जाता है कि जैसे उन्होंने इतना नेशनलिस्ट फर्वर था कि अपने मुल्क को बचाने के चक्कर में लेकिन ज़रा सा आप इन्हीं के सोर्सेस पढ़िए तो जो आँख गई थी वो किसी तुर्कों से या मुग़लों से या किसी और से जंग में नहीं गई थी, अपने भाइयों से जंग में आँख चली गई थी जब अपने फादर को वो सक्सीड कर रहे थे। तो पहला घाव तो वो था। दूसरा तीसरा घाव जो उनको था वो जो इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ उन्होंने जंगें की थी उसमें उनको लगे थे। बहरहाल उनकी हुकूमत 1527 तक हुई। मरे कैसे, किसने मारा? उनको उन्हीं के राजपूतों ने, उन्हीं के ख़ानदान वालों ने जहर दे के मार दिया बैटल ऑफ खनवा की जंग के बाद। क्योंकि इन लोगों को डर ये था कि राणा सांगा अपनी हार नहीं मानेंगे और दोबारा जंग करेंगे मुग़लों के ख़िलाफ़। और ये वो पीरियड था कि जब हल्के हल्के अब राजपूत घराने अब डर के बाद फिर अब दोस्ती के चक्कर में थे, तो अब जंग नहीं होना चाहिए। तो राणा सांगा को किसी और ने नहीं मारा, उनके अपने लोगों ने उनको उस डर से उनको ख़त्म कर दिया। उनके बाद आए राणा रतन सिंह जो 1528 से 31 तक जिनकी हुकूमत रही। और ये राणा रतन सिंह थे जिनको बहादुर शाह गुजरात वाले ने मारा। जब ये पूरी कहानी राखी की बनाई गई और गढ़ी गई, उसमें राणा रतन सिंह वो मारे गए थे। और उसके बाद विक्रमादित्य 1531 से 36 और उनको उनके कज़िन, उनके ममेरे या चचेरे भाई उदय सिंह, उन्होंने पॉइजन दे के मरवाया और हुकूमत ली। अल्टीमेटली ये उदय सिंह थे जिनको 1572 में चित्तौड़ की लड़ाई में अकबर ने हराया, राइट। और उनके बेटे थे चित्तौड़ में रतन सिंह के मरने के बाद उनके बेटे थे राणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप के नाम से जाने जाते हैं और जिनके ख़िलाफ़ हल्दी घाटी की जंग हुई थी और जिसमें मुग़लों ने पूरा अपना ज़ोर लगा दिया था अकबर ने। लेकिन अल्टीमेटली राणा प्रताप की हार तो उस जंग में हो गई थी, लेकिन न वो मारे गए थे न उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी। तो इसलिए उनको टाइटल जो दिया गया था महाराणा प्रताप। यानी अगर आप याद कीजिए तो इल्तुतमिश के पीरियड में भी एक आदमी था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो इसलिए इल्तुतमिश का राइवल बन गया था क्योंकि यहाँ के लोगों में चारों तरफ ये था
कि अगर चंगेज़ खान से जंग करके कोई बच गया तो वो हीरो है। जलालुद्दीन मंगबरनी उससे बग़ैर मरे हुए ज़िंदा हिंदुस्तान भाग आए थे। उनकी सिर्फ यही एक ताकत थी जो जिसकी वजह से वो जलालुद्दीन मंगबरनी जो थे उनसे इल्तुतमिश डरने लगा था कि इतने पॉपुलर हो गए हैं कि इनको यहाँ से हटाओ वरना ये मेरी हुकूमत ले लेगा। तो ज़ाहिर है महाराणा प्रताप की भी जो पावर एक तरीके से प्रेस्टीज बढ़ी थी वो ये थी कि अकबर जैसा आदमी भी उनको पूरी तरीके से डिफीट नहीं कर पाया। लेकिन ये कहना कि एक्चुअल विक्टर वो थे और अकबर हारा था, दैट इज़ अ हिस्टोरिकल। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अकबर जैसी माइट, और बाय द वे जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी उसमें मुग़लों की तरफ से कमांडर कौन था? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो शिवाजी के ख़िलाफ़ जब जंग हुई थी, बैटल ऑफ पुरंदर 1665 में, उसमें औरंगज़ेब का कमांडर इन चीफ कौन था? मिर्ज़ा राजा जय सिंह। शिवाजी के कमांडर्स कौन थे? एक नहीं, 4-4, 5-5 मुसलमान। ये उस पूरे दौर में 16-17 सेंचुरी में। और बाय द वे ये भी याद दिलाता चलूँ आपको कि राणा संग्राम सिंह के जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं उनका नाम मालूम है? हसन खां मेवाती, मुसलमान। बाबरनामा में भी जिक्र आया है कि 10 कुफ़ार चीफ्टन्स ने खनवा के मैदान में बाबर पे हमला किया था। कुफ़ार, काफिर। काफिर किसे कहते हैं? नॉन मुस्लिम। लेकिन जब उसी डॉक्यूमेंट में जहाँ पे 10 कुफ़ारों ने मिलके बाबर पे हमले की बात की गई थी, वहाँ उसी नेक्स्ट सेंटेंस में जो नाम दिए गए हैं उन 10 कुफ़ारों के, तो उसमें एक नाम है हसन खां मेवाती का, एक नाम है, क्या नाम था उनका, महमूद लोदी का, और एक और तीसरा नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी एक मुसलमान नाम है। इन सबको कुफ़ार पुकारा गया था। क्यों कुफ़ार पुकारा जा रहा था? जो लीगल, जिसको आप लीगल बादशाह समझते हैं, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई जंग हो रही है तो वो काफिर। यानी अगर कोई हिंदुस्तानी फ़ौजी अगर कश्मीर में जंग करते मारा जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? शहीद। टेक्निकली शहीद कौन होता है? जो अल्लाह की राह में मारा जाए। मुजाहिद कौन होता है? जो जिहाद करे। जिहाद कौन सी वॉर है? जो अल्लाह के लिए लड़ी जाए। रानी लक्ष्मीबाई ने कौन से अल्लाह मियाँ के लिए जंग की थी? वो मुजाहिद है। ये टर्म्स हैं। इनको ट्विस्ट करके अंग्रेज़ों ने कॉलोनियल पीरियड में हिंदू और मुस्लिम में तब्दील कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख़ में 2014 से लेके आज तक दोबारा से वही कॉलोनियल पीरियड की हिस्ट्री रिपीट की जा रही है। वही चीज़ें उसी अंदाज में हमको कम्युनल पॉइंट्स के थ्रू बार बार हमें बताया जा रहा है। राणा राज सिंह बहुत बड़ा नाम है। कौन है ये? आप मिडिवल वाले जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। इसी ख़ानदान के, उसी राणा प्रताप, उसी राणा सांगा, उसी की लाइन से मेवाड़ का वो रूलर जो औरंगज़ेब के पीरियड में, जब वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होती है उस वक़्त औरंगज़ेब एक ख़त लिखते हैं जिसमें राणा राज सिंह को भेजते हैं, देखो मदद करो।
अगर मेरे साथ दोगे तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैं इनकी औरंगज़ेब की पॉलिसी नहीं बताने जा रहा आपको, क्या थी क्या नहीं थी, वो अलग कहानी है। राणा राज सिंह को जो ख़त लिखा जा रहा है उसमें बहुत से दावे किए जा रहे हैं, जो कभी किसी और वक्त मौजू आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन राणा राज सिंह क्या करते हैं, अरे ये तो उस ख़ानदान के हैं जो महाराणा प्रताप अकबर के पीरियड में जिसकी जंग हुई, राणा सांगा जो बैटल ऑफ खनवा में बाबर के ख़िलाफ़ लड़के आया, अब औरंगज़ेब के पीरियड में ये हैं, ये साथ देते हैं। और जो समूहगढ़ की जंग होती है दारा शिकोह के ख़िलाफ़, उसमें इनका राणा राज सिंह का बेटा औरंगज़ेब की आर्मी की तरफ से दारा शिकोह की आर्मी के ख़िलाफ़, शाहजहाँ के ख़िलाफ़ जंग करता है। और इस जंग करने के बाद फिर उसके बाद एक दोनों में कुछ ख़त किताबत होती है औरंगज़ेब और राणा राज सिंह में। हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि वो पूरी ख़त किताबत, वो एक सोर्स है मेवाड़ी का है, वीर विनोद श्यामल दास का लिखा हुआ है। वीर विनोद को वही समझा जाता है जैसे अबुल फजल की अकबरनामा, जो पूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरी डिटेल बताता है, तो वैसे ही श्यामल दास राजपूतों की हिस्ट्री बता रहे हैं और जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रिप्रोड्यूस करके लिख रहे हैं। तो उन्होंने जब राणा राज सिंह के ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो ख़त किताबत दोनों के बीच में हुई थी, औरंगज़ेब और राज सिंह, उन दोनों को वो इसमें अपने वीर विनोद में वॉल्यूम 2 में वो शामिल करते हैं। उसमें राणा राज सिंह औरंगज़ेब को एक लेटर लिखते हैं और ये कहते हैं कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसा किसी ज़माने में आपके बुज़ुर्गों ने मेरे बुज़ुर्ग राणा सांगा के साथ किया था। यहाँ पे भी वो डिटेल नहीं दे रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। काश के वो ये भी लिख देते कि क्या क्या संधि हुई थी। आपने वो तो बाबर पे तो कह दिया कि उन्होंने जो संधि हुई थी, जो आपस में तय हुआ था, उसकी डिटेल नहीं दी। लेकिन राणा राज सिंह तकरीबन 100-150 साल के बाद वो भी उस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो भी उस संधि के टर्म्स नहीं बता रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक दोनों में कोई कांटेक्ट तो रहा था। राजपूतों का एक आखिरी वाक़या आपके सामने मैं ज़िक्र करके और मैं उस चीज़ को ख़त्म करूँगा। ये एक वाक़या है जो 2 तारीख़ें इसकी दी जाती हैं। एक कहा जाता है 1699 और एक उससे तकरीबन 5-6 साल पहले। वाक़या ये है कि जो दारा शिकोह की एक बेटी है, जहाँज़ेब बानो, जो आज़म शाह की बेगम, जिसकी शादी औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह से की गई है। नादरा बानो बेगम इसकी माँ है, दारा शिकोह की वेरी फेमस वाइफ, जिसको वो अपने दारा शिकोह एल्बम वगैरह प्रेजेंट करता है और क्या क्या नादरा के लिए अपने चीज़ें बनवाता है। वो आज़म खां कहीं जा रहे हैं तो अपनी बीवी को, जहाँज़ेब बानो को, एक राजपूत टुकड़ी जो छोटे से प्लाटून है उसके हवाले करके चले जाते हैं कि आप इनकी रक्षा कीजिएगा। उसके जो चीफ़ हैं उनका नाम है अनिरुद्ध सिंह हाड़ा राजपूत।
अनिरुद्ध सिंह हाड़ा अपने 400-500 सिपाहियों के साथ इस मुग़ल प्रिंसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अचानक तकरीबन 10,000 मराठों का हमला होता है शहज़ादी के ऊपर। शी इज़ अटैक्ड। और ये एक जगह है धरूर दक्कन में, जहाँ के ऊपर 10,000 मराठे जो हैं इस मुग़ल शहज़ादी को घेर लेते हैं और मुग़ल शहज़ादी को डिफेंड करने के लिए एक हाड़ा कमांडर है जिसका नाम है अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। अब उस वक़्त जो दोनों में, और ये वाक़या तकरीबन 1690s का है। औरंगज़ेब मरे कब में? 1707, यानी ये आखिरी डिकेड्स हैं औरंगज़ेब की। उस वक्त जब ये हमला होता है तो जो दोनों के बीच में टॉक्स हैं उस राजपूत कमांडर और मुग़ल शहज़ादी में, वो सुनने लायक हैं। उस वक़्त एक सोर्स हमें ये बताता है कि मुग़ल शहज़ादी ने अपने कमांडर को बुलाया और कहा, इस्मत चख्ताइया व राजपूतिया यकस्त, जो ऑनर है राजपूतों का और मुग़लों का वो एक है। आज मैं आप पे डिपेंड कर रही हूँ। और वो हाड़ा चीफ्टन जवाब देता है कि अगर रत्ती बराबर भी मेरे में सांस बाकी रही तो आप पे आँच नहीं आने दूँगा। एंड रिज़ल्ट ये होता है कि इसको अनिरुद्ध सिंह हाड़ा को छोड़ के उसके 400 के 400 सिपाही मारे जाते हैं, लेकिन मुग़ल शहज़ादी को वो बचा के निकाल लेता है। यानी शुरू से लेके और आखिर तक अगर राजपूत और जो मुग़ल हैं उनके रिलेशंस आप देखें तो वो बदस्तूर एक जैसे नज़र आते हैं। आज कहानियों में हमें कुछ भी सुनाया जाता हो। औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि वो एंटी हिंदू था, एंटी राजपूत था। अगर एंटी हिंदू था और एंटी राजपूत था तो 1690s में जिस वक़्त अब पार्टी, जो सतीश चंद्रा का काम आपने पढ़ा होगा, पार्टीज़ एंड पॉलिटिक्स चल रही है, अलग अलग गठबंधन बन चुके हैं, ईरानियों का साथ दे रहे हैं, तुरानियों का साथ दे रहे हैं, राजपूतों का साथ दे रहे हैं। ऐसे पीरियड में अनिरुद्ध हाड़ा को क्या करना चाहिए था? अपनी जान बचा के भाग जाना चाहिए था। लेकिन वो इंसिडेंट ये बताता है कि चाहे कोई भागा हो या ना भागा हो, पार्टीज़ बनी हो ना बनी हो, जो भी हुआ हो, वो राजपूत डट के सामने खड़े हुए थे। शिवाजी से जंग में जब शिवाजी के ख़िलाफ़ औरंगज़ेब ने, जो शाइस्ता खान का नाम सुना होगा शायद आपने, इनके शाहजहाँ के कज़न थे, औरंगज़ेब के चचा थे, ईरानी थे, मुमताज़ महल के रिश्तेदार थे। उनको दक्कन का सूबादार बना के भेजा था। शिवाजी ने अटैक किया था पुणे में उनके ऊपर, रात में अटैक किया था और ऐसा अटैक हुआ था कि शाइस्ता खान की बस जान बच गई थी, उंगलियां तक कट गई थी, बीवी मर गई थी। और जब औरंगज़ेब को ये ख़बर मिली थी और ये था कि अब नया गवर्नर भेजना है, तो औरंगज़ेब ने अपने कमांडर्स को बुला के और एक काउंसिल की थी जिसमें ये पूछने की कोशिश की थी कि आप पे से किसको भेज दिया जाए। बड़े बड़े तुरानी, बड़े बड़े ईरानी, कोई सामने नहीं आया था। कौन आया था शिवाजी का मुकाबला करने? मिर्ज़ा राजा जयसिंह। शिवाजी किसके घर में कैद हुए थे? राम सिंह के घर में कैद हुए थे, मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बेटे की हवेली में। किले में नहीं हुए थे। आज एक स्मारक किले के अंदर बनाई जा रही है शिवाजी की। शिवाजी के तो बाइज्जत किले में एज अ मनसबदार उन्होंने एक्सेप्ट किया था। संभाजी को
जब अल्टीमेटली हराया गया है, किसने उनको मुगलों के हवाले करवाया था? एक फ्रेंच सोर्स है, मार्टिन का जर्नल है, जिसमें वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ साजिश की थी। जादूनाथ सरकार ने कुछ और सोर्सेस कोट किए हैं जिसमें बाकायदा ये लिखा है, जो पर्शियन सोर्सेस में भी है, कि मराठों की एक ग्रुप था, शिर्के, जो लैंडलॉर्ड्स थे इनके पीरियड के, उन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट की थी, इन्होंने इनकी लोकेशन आउट की थी, जिसकी वजह से संभाजी हारे थे, है ना। तो दोनों जगह किसने उनको हरवाया था? संभाजी को। सावरकर संभाजी के बारे में क्या कह रहे हैं? डिबॉच। अब मैं और आपके डिटेल में नहीं बताऊंगा। आरएसएस के अपने जो गोलवालकर ने क्या लिखा है संभाजी के बारे में। आजकल आप लिख नहीं सकते, लिखेंगे तो आप जेल चले जाएंगे। और जब उन्हीं संभाजी को जब हरा के औरंगज़ेब के सामने पेश किया गया है, तो कहा जाता है जो छावा या छावी क्या है, ये मूवी बनी थी कि इस बर्बरियत से उनको मारा गया। हाँ, मारा गया होगा। हर बादशाह दूसरे को जो होता है मारता है, लेकिन कैसे? औरंगज़ेब ने पहले इनको ऑफ़र दिया, वही जो बैटल ऑफ पुरंदर के बाद शिवाजी को दिया गया था, वही जो संभाजी को बैटल ऑफ पुरंदर के बाद शिवाजी के साथ 5,000 का मनसबदार बनाया गया था। इनको भी दोबारा से मुग़ल मनसबदार बनाने के लिए ऑफ़र दिया गया कि देखो तुम हार गए, किले हमें दे दो, तुम हमारा मनसब कबूल करो। जस्ट लाइक द राजपूत, everything is gone. When he refused and when he spoke foul words, it was only then. And all this is जो मौजूद है वो एम अथारिली की किताब में नहीं है। सर जादूनाथ सरकार इस पूरे एपिसोड को अपने वॉल्यूम 4 जो सर जादूनाथ सरकार की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब, जो 6 जिल्दों में है, उसके वॉल्यूम 4 में इसकी को नकल कर रहे हैं कि उनको मनसब भी ऑफ़र किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन अल्टीमेटली जब वो नहीं माने तब उसके बाद उनको इस तरीके से ख़त्म कराया गया था। सो इन अदर वर्ड्स, what I am in short trying to say is that and ईसरदास नागर, मिडिवल वाले जानते होंगे ईसरदास नागर कौन है? अगेन अ हिस्टोरियन ऑफ औरंगज़ेब्स पीरियड, जिसने एक किताब लिखी है फुतूहात आलमगीरी। हिंदू है, मुसलमान नहीं है, मुग़ल नहीं है। ईसरदास नागर नाम बिल्कुल साफ है। वो ये लिखता है कि संभाजी को अल्टीमेटली मारा क्यों गया। सरकार एक कहानी सुना रहे हैं कि जिसमें संभाजी ने औरंगज़ेब को गाली गलौज की थी, लेकिन ईसरदास नागर क्या लिख रहे हैं? वो ये लिख रहे हैं कि संभाजी ने रिफ्यूज़ कर दिया था ये डाइवर्स करने को कि मराठों की दौलत कहाँ पे दफन है, कहाँ से मिलनी, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज किल्ड। मैंने आपको जिस वक्त मैं राजपूतों का बता रहा था, मैंने बताया कैसे कैसे एक रूलर ने दूसरे रूलर को मारा हुकूमत बनाने के लिए। ये भी वही जंग थी। एक जगह आप मज़हब नहीं पढ़ते हो, दूसरी जगह मज़हब पढ़ते हो। ना वहाँ जो मेवाड़ के एक के बाद एक रूलर्स गुजरे जिन्होंने एक को दूसरे को तीसरे को पॉइज़न दिया और तलवार से मारा और इससे मारा, ना वो गलत थे ना यहाँ ये गलत है। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट, जो बार बार मैं आपको जितनी बार आप मुझसे मिलेंगे उतनी बार मैं रिपीट करूँगा कि किंगशिप हैज़ नो किंगशिप, किंगशिप हैज़ नो रिलीजन। बादशाहत का न कोई मज़हब होता है
न बादशाह का कोई रिश्तेदार होता है, सिर्फ बादशाहत होती है और कुछ भी नहीं होता है। औरंगज़ेब एक तरफ वीणा बजाते हैं और एक तरफ अपनी हुकूमत को चलाने के लिए मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। मज़हब का हर बादशाह सहारा लेता है, आज भी लिया जा रहा है। जो आज आप चारों तरफ पार्लियामेंट में सुन रहे हैं, सड़कों पे सुन रहे हैं, अलग अलग शहरों में कहानियाँ सुन रहे हैं, उसी मज़हब को लेके अपनी ताकत बढ़ाई जा रही है। पिछले जो गुजरे हुए लोग हैं वो भी बादशाह थे, वो भी वही कर रहे थे जो आज हम और आप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।